जय हिंद दोस्तों। आज हम 11 जनवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ शुरू करने से पहले जो 10 जनवरी को मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था कि भाई नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑपरेट होता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमने कल ही ये चीज देखी हुई है, राइट? और वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? तो वो मिनिस्ट्री थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो जाता है। और देखिए ये स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो देखो पहले स्टेटमेंट को पे गलत करो तो जहां जहां पे भी फर्स्ट है उसको हम गलत कर देंगे। ओके, ये दोनों गलत हो गए। अभी देखो तीसरा तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीसरा तो दोनों में है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। डायरेक्ट दूसरे को देखते हैं। और बोला क्या है कि भाई अपेडा फंक्शन करता है एज ए सेक्रेटेरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यस, ये तो हमने देखा था। तो उसका मतलब क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, और दूसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 ओनली। अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अगर नहीं भी ये क्वेश्चन आता था फिर भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे? आपको पहला तो पता चल गया ना कि भाई ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का हमारा प्रोग्राम है वहां पे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि रूरल डेवलपमेंट। क्या कोई भी एक कनेक्शन बैठ रहा है? यहाँ पे हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की बात चल रही है। ऑर्गेनिक है, यहाँ पे भी रूरल, मतलब कोई कनेक्शन है ही नहीं। ना ही इस प्रोग्राम का और मिनिस्ट्री का कोई कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा है। तो हम उधर गैस करना हो तो इंटेलिजेंटली इसको गलत कर सकते हैं। और जैसे ही हम गलत कर से हम 50-50 में पहुंच जाते हैं कि भाई या तो दूसरा होगा या फिर दूसरा नहीं होगा। और अभी आप उधर रिस्क लेने पे आ जाते हो कि भाई अपेड़ा आपको करना है या फिर नहीं करना है। अब देखो ज्यादातर जब भी अगर रिस्क लेने का आता है ना कि दो में से एक में करना है, तो इन मेजोरिटी ऑफ केसेस जो दोनों ऑप्शन होते हैं, मतलब जो मेजोरिटी वाले ऑप्शन होते हैं ना, वो सही होता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में बोल रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है, ये गांठ बांध के नहीं रखनी है कि ऐसा ही करना है। बट जब तक मैंने पेपर्स देखे हैं ऐसा होता बिल्कुल है। और थोड़ा बहुत क्या है, देखो कनेक्शन भी बैठ रहा है कि भाई जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो किसके साथ होता है? फार्मिंग के साथ होता है। और यहाँ पे अबेडा जो है उसका भी क्या काम होता है? एग्रीकल्चर के जो भी प्रोड्यूस होती है उसको एक्सपोर्ट करने का काम होता है। तो ये दोनों का लिंकेज भी बैठ रहा है, तो हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों हो सकता है। ठीक है, हर जगह ऐसा गेस लॉजिक मत लगाना, बट ये पॉसिबल है। अगर आपको 50-50 करना है तो इस तरीके से आपको सोचना है। चलिए अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत इजी था, बट फिर भी बहुत सारी गलतियां मैंने मार्क की है कि जो लोगों ने जो लिखा है उसमें मुझे दिखी, और इवन जो इंस्टीट्यूशंस के आंसर है उसमें भी दिखी। देखो क्या क्या है। सबसे पहले मैं बोला क्या गया है कि डिस्कस करना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। तो ये एक पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा इसी के साथ है इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो जो भी हम बात कर रहे हैं ना उसमें हमें ट्रॉपिकल कंट्रीज का एग्जाम्पल देना या फिर उसको इंक्लूड करना जरूरी है, बन जाता है। चलो आप नहीं करते हो ना फिर भी चल जाएगा, बट अगर करते हो तभी आपका आंसर हॉलिस्टिक होगा, तभी वो पूरी तरीके से आपने डिमांड क्वेश्चन की मीट की है ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस तो लिखना एकदम ईजी है कि भाई क्लाइमेट चेंज से क्या होता है और फूड सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या क्या दे सकते हो, पॉसिबल क्या क्या है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो आप क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर दिए, ये पहला इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को बता दिया। दूसरा क्या हो सकता है? फूड सिक्योरिटी को आप बता दिए कि भाई ये फूड सिक्योरिटी किसको बोलते हैं। फिर तीसरा कोई करंट बेस का आपने डेटा बता दिया। करंट के डेटा में ऐसा क्या आप लिख सकते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा हो। रिसेंटली हाइपोथेटिकल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल नहीं पर थोड़ा ये ले लीजिए, जो लॉस एंजलिस में अभी फायर चल रही है, ठीक है, उसका बंद न होने का एक कारण क्या है? भाई क्लाइमेट चेंज है। और अगर इतनी सारी फायर चल रही है इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? हमने अप्रोक्सीमेटली 10,000 घरों को खाली करवाया और उनका फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ। तो भाई इन सब के ऊपर थोड़ा सा तो फूड सिक्योरिटी का थ्रेट रहेगा ना। तो ये हमारा करंट बेस्ड एग्जांपल भी हो सकता है। या फिर आप इवन ले सकते हो कि जो क्यूबा के एरिया में जो हरिकेन आया उसको भी यूज कर सकते हैं। इवन जो क्यूबा तो है वो हमारी ट्रॉपिकल कंट्री भी पड़ जाएगी, तो ये करंट का डेटा हो सकता है। तो ये 3-4 वे मैंने आपको बता दी। और सबसे इजी वे, मतलब जो आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो ही यूज करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी नहीं आता हो तो ही यूज करनी है, कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही का वही आप बता दीजिए। मतलब कि क्लाइमेट चेंज हैज अ मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज एज डिस्कस्ड बिलो। बस इसी तरीके से लिख देना है। इसमें बस आप कुछ को एक बार सोफिस्टिकेटेड वर्ड डाल दीजिए कि भाई डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट,
वेरी डिसहार्टनिंग इम्पैक्ट, ऐसा कोई भी वर्ड डाल सकते हो आप, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे चूज किया है, तो मैंने क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन बताई है। अभी क्लाइमेट चेंज की क्यों बताई, क्योंकि मेन थीम हमारी वही है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो मैंने क्लाइमेट चेंज का बताया भाई, क्लाइमेट चेंज मींस लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। और ये कौन बोला है, तो भाई यूएनएफ ट्रिपल सी बोला है। यूएनएफ ट्रिपल सी का भाई नाम ही क्या है, क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो डेफिनेटली अगर ये क्लाइमेट चेंज की बॉडी है तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो अपना डेफिनेशन दी ही होगी, राइट। अभी देखो क्लाइमेट चेंज की तो वैसे में बहुत सारी डेफिनेशन याद है, बट आपको अगर नहीं भी याद है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो, यूएनएफ ट्रिपल सी का। और अगर समझ लीजिए यूएनएफ ट्रिपल सी का आपको नाम नहीं याद है, तो क्या यूज कर सकते हो, सिर्फ यूएन का नाम लिख लीजिए, एज पर यूनाइटेड नेशंस। और समझ लीजिए ये भी नहीं आता है, तो दूसरी भी एक बॉडी है आईपीसीसी, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो भी क्लाइमेट चेंज की इन शॉर्ट बॉडी है, उन सब का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो हमारे गलत नहीं हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, उसका क्रक्स से लिखना होता है, वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखिए, ऐसा आप लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऐसा अगर आप हर एक आंसर में लिखते हो तो आप टॉप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल पूछा था ना, मैंने हल्का सा यहाँ पे ट्रॉपिक्स बता दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं इसमें मेरी भी गलतियां बताऊंगा, मैंने यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया लिखा हुआ है, बट एक्चुअली मुझे लिखना क्या चाहिए, ट्रॉपिकल कंट्रीज लिखना चाहिए, क्योंकि कंट्रीज ही पूछा गया है। फिर देखो पॉइंट्स है कि भाई लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्शन हो सकता है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन की क्योंकि बात नहीं चल रही है। भाई डिक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया ड्यूरिंग एल नीनो फेज, ओके फाइन है। क्योंकि एल नीनो तो आपको पता है, राइट, एल नीनो, ला नीना, हमारे लिए एल नीनो इज नॉट बेनिफिशियल। एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, जो साउदर्न अमेरिका का एज है वो ज्यादा वार्म हो जाता है, और ला नीना के टाइम पे जो ऑस्ट्रेलियन एज है वो वार्म हो जाता है, ओके। फिर रिड्यूस असेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यस होगा ना। अब फूड ग्रेन्स तो है हमारे पास, पर आपके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लोगे। जो फोर्स माइग्रेशन हो जाता है तो लोगों की जॉब चली जाती है, तो अगेन उनके पास जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी पड़ता है फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर, ओके। फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि भाई लोकस्ट का अटैक हो गया। लोकस्ट मतलब छोटे छोटे वो आता है ना, ऐसे छोटे छोटे ग्रास वॉपर्स टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोकस्ट बोलते हैं। इसका अटैक होता है ना, ये जो पूरी की पूरी फूड क्रॉप्स होती है उन सबको खा जाते हैं, तो ये भी दिक्कत होता है। और ये मेजर रीजन है इसका क्लाइमेट चेंज। अभी ना पाकिस्तान में जो हुआ था ना 2021 या 2022 में, वो बहुत ही डिवास्टेटिंग था। उधर अप्रोक्सीमेटली 60% जितनी जो भी क्रॉप्स थी उनको खा लिया गया था। जब तक मुझे याद है 60 नहीं तो 50 तो पकड़ ही लीजिए, 50 के ऊपर कुछ था। तो हर साल ऑलमोस्ट होता है ये लोकस्ट अटैक। मैंने यहाँ पे ना 2023 लिखा है, एक्चुअली इट शुड बी 2022, 22-23 लिख दो तो प्रॉपर रहेगा। तो भाई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। फिर इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीजिंग वाटर लेवल्स, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, चलेगा वाटर लेवल भी लिखा है ठीक है, बट ग्राउंड वाटर लेवल लिख दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा पैटर्न बना दिया है जो कि दिखने में अच्छा लगता है कि भाई क्रॉप डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बदल चुका है, पानी भी है नहीं। मोनोकल्चर प्रमोट होगा। मोनोकल्चर मतलब क्या है, किसी एक क्रॉप को ही हम ज्यादा उगा रहे हैं, या फिर उसके ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर एक ही क्रॉप बार बार खा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलने वाले हैं। अभी आपको इसमें सीखना, और यहाँ पे देखो मैंने अफ्रीका का एग्जांपल लिखा है, क्योंकि ये कनेक्ट होता है ना। अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पे न्यूट्रिशन की कमी है, और ये ट्रॉपिकल कंट्रीज भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वो। अभी आपको यहाँ पे सीखना क्या है, पहला सीखना है कि जहाँ पे भी आपको मैप बनाने का पॉसिबिलिटी है और इजी है, वहां पे मैप बना दीजिए। यहाँ पे मैं पूरे अगर वर्ल्ड का मैप बनाता ना तो दिक्कत हो जाती, पर उतना टाइम की जरूरत नहीं है, और ना ही पूरे वर्ल्ड का पूछा है, तो क्यों बनाना भाई, सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज मैंने बता दिए। दूसरा, अब जो भी एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल को हमेशा बीच में लिखो, एकदम बीचों बीच। इससे क्या होता है, आपकी जगह ना यूटिलाइज हो जाती है। आप किसी एक साइड में लिखोगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जहां जहां पॉसिबल हो ऐसी पैटर्न्स का यूज कीजिए। छोटी मोटी पैटर्न होती है बट फिर भी दिखने में अच्छी लगती है, और ये आपका थोड़ा सा टाइम भी बचाएगी, क्योंकि एक ही शब्द लिखना पड़ेगा। अभी देखो यही चीज मुझे लाइन में समझानी होती तो मुझे एक्चुअली में 3 लाइन लिखनी पड़ती, बस इस सिर्फ एरो की वजह से मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, ओके। और कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है,
और एक ही डायमेंशन पूछा गया है, तो वही 4 से 5 पॉइंट लिखिए और फिर मेजर्स दीजिए। अभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 डायमेंशन पूछे गए हैं, तो अगेन आई वुड सजेस्ट 3 या 4 डायमेंशन 4 पॉइंट ही लिखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। उसी से आपका पेपर पूरा का पूरा भर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे पूछा तो नहीं गया था कि मेजर्स बताइए, ठीक है, बट फिर भी अगर हम मेजर्स नहीं बताते हैं तो हमारा आंसर अधूरा रह जाएगा, इसीलिए मेजर्स बताना जरूरी है। ओके, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो आप समझ गए ना कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, फिर समझ लीजिए प्रोडक्शन है तो भाई असेसिबिलिटी कम हो जाएगी, पैसा ही नहीं है हमारे पास, ये दोनों है तो भी हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि लोकस्ट का अटैक हो गया। और दूसरा भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज टेम्परेचर और वाटर होता है, उससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये मैंने यहाँ पे बात कर दी, ठीक है। अभी देखो मेजर्स में मैंने 2 डायमेंशन अलग अलग करके लिखे हैं, जो कि अच्छा दिखता है एक्चुअली में। आप खुद भी देख लेना कि भाई ये अच्छा लग रहा है या फिर मैं एक में लिखता वो अच्छा लगता। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बोला, भाई क्लाइमेट चेंज को ही लिमिट कर दो। फर्स्ट वे तो वही है ना कि क्लाइम न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, की क्लाइमेट चेंज लिमिट होगा तो फूड सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये कैसे कर सकते हैं, एकदम इजी पॉइंट कि भाई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहिए, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट 2015, फिर लाइफ इनिशिएटिव की और हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि लाइफ इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा हूँ, बट उसके पॉइंट लिख दिया। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगेन मैंने यहाँ को पे इसको डिफाइन नहीं किया, बट एग्जामिनर को खुद पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। आपको भी अगर चल रहा है तो डेफिनेटली एग्जामिनर को भी पता चलेगा, वो तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। और दूसरा क्या चीज दिखा भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर एड्रेस कर दीजिए आप। जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम स्ट्रेंथन करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को, जो कि जीरो हंगर की बात करता है। आप बोलोगे कि क्या ये याद रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, आपको सारे के सारे एसडीजी आने ही चाहिए। पता नहीं कब कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको कब काम आ जाए, ठीक है। इवन मैं चाहता तो ऊपर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूज कर सकता था। आपको अगर याद है ना तो मुझे बताइए एसडीजी कौन सा है, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बताइए। आपको अगर पता हो तो कमेंट में बता देना। फिर भाई कंपनसेट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कंपनसेट क्या, कंपैशनेट इम्प्लीमेंटेशन करना है वन नेशन वन राशन कार्ड का। ओके ग्रेट है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें बढ़ानी है। पब्लिक प्राइवेट में एग्जांपल मैंने लिखा है बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन का और टाटा ट्रस्ट का। अभी देखो आपको ये नहीं पता था ना तो कोई भी इशू नहीं है, आप कुछ भी अपना दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे कि भाई फूड सब्सिडी को बढ़ा देना है, फूड सब्सिडी बढ़ जाएगी तो अगेन फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। फिर पीडीएस के अंदर हमें राशन का स्टॉक पाइलिंग बढ़ा देना है कि ज्यादा स्टॉक को आप कवर करके रखो ताकि आप कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसको मीट कर पाओ। फिर और नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई न्यूट्रिशन की बात थी ना, हमने नीचे की हुई थी तो मिलेट को प्रमोट करो। हमने सेलिब्रेट भी किया था नेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ओके, जब भी आपको पॉइंट न मिले ना, मतलब दिमाग में ना आए, जो इधर लिखा हुआ ना उसी को हमें पॉइंट बना देना है। जैसे कि देखो ये जैसे ये असेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन मैंने बोला था ना, अगर महंगा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैंडेटरी वर्क देना है अंदर मनरेगा, ठीक है, या फिर सब्सिडी में आपको पैसा अपना फूड ग्रेन देने हैं, जैसे कि पीडीएस में हम देते हैं। अब ये टेम्परेचर और वाटर लेवल पे मैं बता दूं कि भाई डाइवर्सिटी करनी है तो भाई मिलेट्स को प्रमोट करना है, वो मैंने बता दिया आपको, राइट। मोनोकल्चर यहाँ पे बोला गया है तो हम क्या बोलेंगे कि क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी तो हमें अपना ये इंद्रधनुष प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी ये मुझे मुंह ज़बानी याद है तो अलग बात है, आप अपने तरीके से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आपको मेरा आंसर कॉपी नहीं करना है, उसके लिखने की पैटर्न देखनी है। देखो यहाँ पे मैंने एक 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और उसके अंदर एबीसी लिखा, एक पॉइंट है उसके भी अंदर पॉइंट है। ऐसा आप करोगे तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा दिखेगा। जहां पे यूज हो पाए मैप बनाने हैं, ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे डायग्राम बना देने हैं, इससे आपका आंसर अच्छा दिखता है, दैट्स इट। बाकी कोई भी आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, सब एक जैसे ही दिखते होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और वही थोड़ा थोड़ा फर्क आपको पास फेल या फिर टॉपर बनाता है। चलिए अभी हम हमारी न्यूज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है कि इंडिया फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम परफॉर्म्स टेली सर्जरीज। देखो टेली सर्जरी, सबसे पहले तो इस वर्ड को ही तोड़ते हैं, ये टेली पे बीच में तोड़ दीजिए। तो भाई एक तो ये सर्जरी है, मतलब कुछ ऑपरेशन हुआ है, बट ऑपरेशन किसके थ्रू हुआ है, तो टेलीफोनिक थ्रू के हुआ है, मतलब इंटरनेट के थ्रू हमने कोई सर्जरी की है, टेलीफोनिक माध्यम के थ्रू हमने कोई सर्जरी की है।
अभी आपने इसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल कौन सा है भाई? तो थ्री इडियट में देखा ना आपने कि जो रेंचो होता है वो टेलीफोनिक वे से सर्जरी करता है। देखो यहाँ पे लिखा ही है, टेली सर्जरी क्या होती है? तो इट इज रोबोटिक्स एंड कैमरास टू अलाउ सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम एनी लोकेशन विथ हाई स्पीड डेटा एंड डेटा कनेक्शन और इंटरनेट। ठीक है, यस, इट इज टेलीफोनिक सर्जरी। जैसे कि कोई सर्जन है, उसने वीडियो कॉल के थ्रू कोई सर्जरी कर दिया, तो हम टेली सर्जरी बोलेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ टेली सर्जरी नहीं हुई है, यहाँ पे टेली सर्जरी हुई है फर्स्ट रोबोटिक टेली सर्जरी, कि रोबोट ने की है। और उस रोबोट का नाम क्या है, इस रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? तो SSI मंत्र। ये भाई अकेली ऐसी टेलीफोनिक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जिसको अप्रूवल मिली हुई है कि हाँ भाई आप कोई सर्जरी कर दीजिए। और हमने इसको किसके अंतर्गत अप्रूवल दी है? तो CDSCO के अंदर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। ओके। और इन्होंने क्या सर्जरी की है? तो भाई हार्ट सर्जरी की है, हार्ट का बाईपास किया है, टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास। बाईपास होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। समझ लीजिए कि ये मेरी वेन है, ठीक, ये मेरी वेन है, और यहाँ पे सब क्लॉग हो जाता है, कचरा वचरा भर जाता है, अभी मेरे पास यहाँ पे खून जम जाता है, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। इसके चांसेस होते ही, या फिर आ भी सकता है, बाद में मैं सर्जरी करवा लूँ। अब बस यहाँ पे ही हम बाईपास कर देंगे। बाईपास कैसे करेंगे? रोड पे क्या बाईपास होता है कि भाई ये रोड है और आप यहाँ से ऐसे बार बार निकल जाओ, तो इसको हम बाईपास बोलते हैं कि भाई इस रोड तक जाना ही नहीं है, साइड से ही हम निकल गए, तो ये बाईपास होता है। इधर हम करेंगे बाईपास अपनी वेन के अंदर। मैं क्या करूंगा, मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, मेरे हाथ पैर या फिर कहीं से भी मेरी एक वेन को तोड़ेंगे, मेरी एक नस को तोड़ेंगे, और यहाँ पे जॉइंट करेंगे कि यहाँ पे क्लॉक था ना, तो यहाँ से हमारी पूरी एक नई नस जॉइंट होगी और फिर आगे वाली नस से जुड़ जाएंगी। दैट्स इट। ये मेरी एक पूरी नस यहाँ पे बना दी, इन लोगों ने एक बाईपास कर दिया कि भाई ये जो कचरा भरा हुआ एरिया है वहां पे जाएंगे ही नहीं, बाईपास कर देते हैं कि अभी जब भी खून को निकलना होगा तो वो यहाँ से ही निकल जाएगा। दैट्स इट। तो आप सोचिए कितनी क्रिटिकल सर्जरी है कि आप अपने हार्ट के अंदर एक नई वेन एस्टैब्लिश कर रहे हो जो कि कभी पहले थी ही नहीं, वो भी कहीं और बॉडी पार्ट से निकाल कर आपने अपने हार्ट में डाली है, उधर बाईपास किया है। और ये सर्जरी किसने की है? तो भाई एक रोबोट ने की है। ये हमें दिखाता है कि हमारा साइंस कितना पावरफुल हो गया है। और अगर देखो एक बार इसने सही किया है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि हर बार ये सही करेगा, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर यूजुअली गलती नहीं करता है। बट देर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ मिस्टेक इन कंप्यूटर्स, बिकॉज वो एथिकल नहीं होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ना ही उनको जेल होने वाली है कुछ गलत करेंगे, तो ये सब उसके चैलेंजेस में जा सकता है। बट फायदा क्या है कि रोबोट है तो एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहती है ह्यूमन से भी। अभी ये जरूरी क्यों हो जाता है? तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है अपने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ये हमने क्वेश्चन लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, पहले डिस्कस नहीं किया है शायद, बट हाँ लिखा हुआ है हमने। और ये भी PYQ है 2020 का, 10 मार्कर में पूछा गया था। चलिए उसी के जैसे फायदे होंगे क्या क्या भाई कि एप्लीकेशन हो सकते हैं रोबोटिक्स के इन हेल्थ केयर। तो भाई सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग इजी हो जाएगी, पेशेंट के जो भी वाइटल्स होते हैं उनको आप इजीली मॉनिटर कर पाते हो। फिर भाई रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स हो सकते हैं कि भाई आप रोबोटिक वे में उसके लिम्स या फिर एक्सोस्केलेटन को बना सकते हैं। फिर सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ रोबोट, उनको कुछ नहीं होता है, राइट, कि ऐसा तो वो सफाई भी अपने तरीके से मस्त मस्त रख सकते हैं और उनको खुद तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो ये क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और ये क्यों करते हैं? ये यूटिलाइज करते हैं अल्ट्रावायलेट सी रेज का या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, आपको कोई भी वुंड हो जाता है या फिर कोई भी चोट लगती है ना, जो सफाई के लिए आपका वाटर यूज होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। मैं बहुत ही घायल हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ये यूज होता है, मैं खुद करता हूँ इसको यूज। फिर मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स, ये डिलीवरी सप्लाईज, मेडिकेशन, मील्स, पेशेंट सब कर सकते हैं। यू वी नो दैट। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो इतना रोबोट बनाना ही कॉस्टली है, तो कॉस्टली है। स्किल एंड ट्रेनिंग इसको प्रोवाइड करने में बहुत ही दिक्कत होती है। एथिकल कंसर्न्स हमेशा रहेंगे और पेशेंट का ट्रस्ट भी होता है। आप खुद सोचिए आप क्या चाहोगे कि कोई रोबोट मेरे सर्जरी करे या फिर कोई इंसान करे? इंसान, राइट। रोबोट पे आपको ट्रस्ट ही नहीं आ सकता है। ओके, इंडिया के क्या क्या मिशन से इसको प्रमोट करने के लिए? तो हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाए हैं जिसमें हमने टेक्नोलॉजी के रोल को रिकॉग्नाइज किया है। फिर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स 2023 लेके आए हैं, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क भी बनाया है इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। चलिए इतना काफी था, राइट। अभी कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, पॉसिबल कौन से क्वेश्चन है?
कि भी जो रोबोटिक सर्जरी है उसकी अप्रूवल कौन दे सकता है हमारे यहाँ पे, या फिर कोई भी अप्रूवल कौन दे सकता है हमारे यहाँ पे, तो सीडीएसओ दे सकता है। फिर ये सब कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर भी तीसरा क्वेश्चन आपकी पॉलिसीज के थ्रू आ सकता है। आपको पूछा जाएगा कि क्या इंडिया के पास कोई रोबोटिक्स के लिए कोई अलग से प्लान है, या फिर कोई हमने सिस्टम लाया हुआ है, पॉलिसी लाया हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ। ओके, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में तो जो पूछा जाएगा वो तो आपके सामने ही है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ये भी थोड़ा उसी के जैसा था, मतलब साइंस से बेस्ड है, तो उसको मैंने सोचा कि साथ में ले लेते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी हम लेके क्यों आए हैं, क्या इसका काम रहेगा, तो वाटर को प्यूरिफाई और क्लीन करेगा, दैट्स इट, इसका काम ये रहने वाला है। अब ये काम कैसे करेगा वो हमें देखना है। सबसे पहले तो ये इसमें हम यूज करेंगे ना, बबल्स का यूज करेंगे, एकदम छोटे 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 बबल्स होंगे। ये नैनो बबल होंगे। नैनो बबल मतलब जिसकी साइज 200 नैनोमीटर से कम है, वो नैनो बबल है। और ये जो बबल्स होंगे ना, उसकी खास प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये हाइड्रोफोबिक है। अभी हाइड्रोफोबिक इस वर्ड को ही हम तोड़ते हैं ना, तो दो चीजें मिलती है। देखो, दो टाइप का होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। अभी सबसे पहले इसका ही मतलब क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या है, अगेन तोड़ते हैं, हाइड्रो से तोड़ देते हैं। हाइड्रो मतलब होता है अपना वाटर, ठीक है। फिलिक मतलब लव, मतलब उसे पसंद आना। और फोबिक मतलब कि हेट या फिर फियर, उससे दूर भागना। ओके, अभी ये जो हमारे बबल हैं वो हाइड्रोफोबिक है। फोबिक है मतलब क्या है, फियर है, दूर भागने वाले हैं। मतलब ये वाटर से कंबाइन नहीं होंगे और वाटर से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये क्या वाटर में सॉल्यूबल होंगे, नहीं, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे। ओके, इतनी आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। अभी ये काम कैसे करेंगे, समझ लीजिए कोई भी चीज होती है हमारी, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर ये कोई कचरा पड़ा हुआ है और मुझे इसको पानी से ही क्लीन करना है, तो मैं कैसे करूंगा कि कोई पाइप वाइप मेरे पास होगा और इसमें जोर जोर से मैं पाइप मारूंगा, तो क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे यहाँ पे नीचे जाता जाएगा और एक लेवल पे पूरा पानी सतह पे आ जाएगा और ये ऊपर जो भी कचरा होगा उसको उठा लेगा, ठीक है। नॉर्मल चीज है। ये नैनो बबल सेम टू सेम वही करने वाला है। क्या करेगा, जो भी पानी में कचरा होगा ना, उसके पास जाएगा और धीरे 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 करके उसको पूरा उसके सरफेस से ही लिफ्ट कर लेगा, उसको ऊपर उठा लेगा। देखो, अनेबल लिफ्टिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ द सरफेस, उसको ही उठा लेगा ऊपर, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी के साथ ये मिक्स तो होने नहीं वाला है, कि ये पानी की सतह होगी बट ये उसके साथ मिक्स नहीं होगा, और ये उठा लेगा जो भी यहाँ पे कचरा पड़ा होगा उसके, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आपका एक ऑयल हो सकता है या फिर कोई लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है, राइट, तो ऐसा सब हो सकते हैं। और ये किस किस को हटाएंगे, मतलब हटाएंगे किसको, तो कोई भी गंदा कचरा उधर पड़ा हुआ है, कोई फैट ऑयल ग्रीस कुछ भी पड़ा हुआ है उसको हटा देंगे। और ये कोल लेसिंग होते हैं। कोल लेसिंग मतलब कि कॉल लेसिंग होता है क्या, ये कॉल लेसिंग नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली कॉल लेसिंग कर देते हैं बट ये नहीं करते हैं, मतलब कि किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। ये कॉल लेसिंग का मतलब ही क्या होता है, तो कंबाइन होना होता है। ये सिर्फ अलग भाषा में लिखा है, टेक्निकल में कंबाइन होना होता है। और ये कंबाइन तो नहीं हो रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि ये तो फॉबिक है, ये कंबाइन नहीं होंगे। तो कंबाइन नहीं होंगे तो जो जिसके भी साथ आएंगे उसको इजीली हटा देंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू पानी को साफ करने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, अभी इसका क्या सिर्फ पानी में यूज हो सकता है, नहीं, हेल्थ केयर में भी यूज हो सकता है, फूड इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है। क्या यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यस पूछता है। यूपीएससी ने 2023 में लुब्रिकेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर हमें ऐसी सी चीजें पता भी होंगी ना, तो हम इनडायरेक्टली कनेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने नैनोमीटर की स्केल देखी वो कितनी छोटी है, ये 70 टू 120 नैनोमीटर का होगा। अगर आप सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट उसका एक दाना ले लो, सॉल्ट का सिर्फ एक दाना, उसको आप 2500 टाइम्स छोटा कर दो, तब जितना बनेगा ना वो इतना बनेगा। आप सोचिए कितना ही छोटा है, इसीलिए नैनो स्केल पे है एकदम ही। ओके, तो याद रखिएगा नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है, तो बबल जैसा हम कुछ यूज कर रहे हैं। ओके, फिर ये लोकेशन देख लीजिए, क्यूबा न्यूज में था। क्यों, क्योंकि हमने इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि वहां पे अभी अभी हरिकेन राफेल आया था। मैंने अभी यहाँ पे बात भी की ना एग्जांपल में कि करंट अफेयर का ये शुरू कर सकते हैं। राफेल आया हुआ था। क्यूबा कहाँ पे पड़ता है,
तो ये कैरेबियन सी क्या यहाँ पे पड़ता है, ये किसका पार्ट है, तो ये लार्जेस्ट कंट्री है कैरेबियन सी की, और ये ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, इन वेस्ट इंडीज, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमने कल ही देखा था, ये वाला क्या है हमारा, तो ये हमारा युकातन पेनिनसुला, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं यार, हटाओ इसको, युकातन पेनिनसुला। और ये जो सेपरेट करता है दोनों को, मेक्सिको और क्यूबा को, इस चैनल का क्या नाम है, तो युकातन चैनल, ठीक है, युकातन चैनल, ये दोनों को सेपरेट करता है। फिर क्यूबा भाई क्यों फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से फेमस है, ठीक है, जब रशिया यहाँ पे वो अपना मिसाइल रख दिया था उसके लिए फेमस है। ओके, इतना काफी है, बाकी कुछ खास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये मेजर रिवर विवर ठीक है, खास इतना पूछा नहीं जाता है। नेबरिंग कंट्रीज तो यूएस, बहामास एंड मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं अभी। अभी हम देखो साइंस कवर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले साइंस ही देख लेते हैं पूरा का पूरा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। अभी इसको भी अगेन हम तोड़ देते हैं वर्डिंग को, यहाँ पे एक आप तोड़ो तो क्या, एक तो ग्रेविटी आपको दिख रहा है और दूसरा आपको लेंस दिख रहा है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, या तो कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर कॉनकेव हो सकता है। ये वाला कॉनकेव होता है, ठीक है, केव, और ये वाला होता है कॉनवेक्स। अब याद इसको कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे ना कॉन्वेक्स है ना, उसमें नीचे वी मान लीजिए, मतलब देखो ये वी है, और जो कॉन्वेक्स है वो उसमें भी क्या है, ये ऊपर वी जोड़ दीजिए, तो पता चल गया ना आपको, कॉन्वेक्स ये वाला हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और ये कॉन्वेक्स है तो उसका बचा हुआ जो भी है वो क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये जो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इन शॉर्ट हमें हेल्प किस में करते हैं, हमें कोई भी चीज दूर की अगर नहीं दिख रही है तो उसको दिखाने में हेल्प करेंगे, या फिर नजदीक की नहीं दिख रही है उसको दिखाने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, तो कुछ स्पेस में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें कोई चीज बहुत अच्छी से दिख रही है, क्योंकि लेंसेज का काम ही वही होता है ना, उस चीज को अच्छे से दिखाना जो आपको ब्लरेड दिख रही है। अभी देखो कायदे से होता क्या है, अभी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं दूसरे पेज में ही बताता हूँ आपको, यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। ये समझ लीजिए कि कोई एक ब्लैक होल है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। अभी ब्लैक होल की तो इमेंस ग्रेविटी होती है, BH लिख देता हूँ, ब्लैक होल इमेंस ग्रेविटी है, इसके एरिया में यहाँ से लाइट भी पास नहीं हो सकती है ठीक से। और यहाँ पे समझ लीजिए ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और सब देख रहा हूँ, ऊपर आसमान में ताड़ रहा हूँ, और यहाँ पे ना कोई एक कॉशर है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, या फिर समझ लीजिए कोई एक सन है, बहुत दूर है, सन तो बहुत सारे होते हैं हमें पता हुआ है, ठीक है, ये कोई एक स्टार है, स्टार मान लेते हैं। अभी कायदे से ना मुझे ये कभी भी स्टार दिख नहीं सकता है, इतना दूर है, मुझे दिख ही नहीं सकता है, बट ये स्टार की लाइट ना इतनी पावरफुल है कि ये जो ब्लैक होल है ना वहां तक पहुंच रही है, और ब्लैक होल की तो ग्रेविटी बहुत ही पावरफुल है, राइट, तो यहाँ पे कुछ भी जाता है ना तो बेंड हो जाता है, तो ये वैसे तो सीधी जाती, बट इसकी वजह से ये ऐसे समझ लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे नहीं जा रही थी, ये स्टार की लाइट ना ऐसे जा रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे जो बीच में ब्लैक होल था ना, इस ब्लैक होल ने अपनी ग्रेविटी के चलते ये जो लाइट थी इसकी ऐसे ऐसे जा रही थी, इसको अपने एरिया में बेंड कर लिया, ऐसे बेंड हो गई ये लाइट, ठीक है, बेंड क्यों हुई, ये ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से बेंड हुई, ठीक है, और ये बेंड क्या हुई है, लाइट बेंड हो रही है। और अभी मैं यहाँ से देखता हूँ ना, तो ये मुझे लाइट दिखेगी, तो मुझे पता चलेगा यार कुछ तो है जो मुझे दिख रहा है, क्या है ना वो पता नहीं चल रहा है। तो इवन व्हेन मैं इस स्टार को कभी भी किसी भी टेलीस्कोप के थ्रू नहीं देख पाता, बट ये ग्रेविटी की वजह से इसकी जो लाइट है वो बेंड हो गई और मुझे दिखने लगी। तो ये ब्लैक होल ने कायदे से मेरे लिए क्या काम किया, लेंस जैसा काम किया ना, क्योंकि लेंस से ही आपको जो चीज नहीं दिख रही होती है वो दिखने लगती है, और ये ब्लैक होल ने अपनी ग्रेविटी का यूज करते हुए मुझे लेंस की तरह काम करते हुए इस चीज को दिखा दिया। क्योंकि कायदे से मुझे सन दिखता है, वो क्यों दिखता है, कायदे सन नहीं दिखता है, बट जो सन होती है उसकी लाइट दिखती है, राइट, अगर मुझे वो लाइट दिख जाती है उसका मतलब सन भी दिख दिया, राइट। तो अभी वैसे ही ये किसी एक दूर बहुत ही स्टार पड़ा हुआ है, उसकी ये ग्रेविटी की वजह से टर्न हुई मुझे लाइट दिख रही है, और मुझे स्टार भी दिख रहा है। ओके, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से मुझे लेंस जैसा दिखा। ओके, यू गॉट इट राइट। अगर ये बीच में ब्लैक होल ना होता तो क्या होता, ये मुझे कभी दिख ही नहीं पाता, क्योंकि ये लाइट हमेशा सीधी ही जाती, और मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना ऊपर देख पाऊं। इसका कोई एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि ऐसा कुछ हमने देखा हुआ हो? यस है, ऐसा हमने देखा है आइंस्टाइन क्रॉस में। आइंस्टाइन क्रॉस क्या है, बस नाम है, कोई थियरी बियरी नहीं है। ऑब्जेक्ट में ना एक स्टार था, स्टार नहीं शायद कॉशर था,
ठीक है, ये उसी का टाइप है, कॉशर था। और इसी की वजह से ये जो लेंसिंग होती है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, उसकी वजह से ये एक कॉशर हमें ऐसा 4 दिखता है, कि उस तरीके से कुछ लाइट बैंड होती है कि हमें 4 कॉशर दिखते हैं। मतलब है तो वो एक ही, बट 4 दिखते हैं। कैसे दिख सकते हैं? समझ लीजिए, यहाँ से भी ये स्टार की लाइट जा रही थी, ठीक है? बट ये ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे इसने ऐसे मोड़ लिया। तो ये क्या है, देखो मुझे 2 जगह से लाइट दिख रही है ना, एक ये, एक ये। है चीज़ कितनी, सिर्फ एक ही है, पर मुझे 2 दिख रही है। वैसे ये आइंस्टाइन क्रॉस में ये है कि एक ही कॉशर है, बट दिख रहा 4 है। ये बस एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। ये 4 दिखना, 2 दिखना, उसको भूल जाइए। इन शॉर्ट यही याद रख लिए कि जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, वो दिखने लग जाती है ड्यू टू ग्रेविटी के लेंस, ओके? तो ये भई स्पेस के अंदर हमारा काम करता है नेचुरल टेलीस्कोप की तरह, क्योंकि जितना हमारा रेंज नहीं है ना, उसके भी बाहर हम देख सकते हैं। जो टेलीस्कोप भी नहीं देख सकता है, वो हम ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से देख सकते हैं, ओके? देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैं कुछ छूट ना गया हो। ओके, कर्व्ड पाथ है, आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हटाओ, फॉलो द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, हबल स्ट्रेस, कुछ भी नहीं है। बस इतना ही था जो मैंने आपको बताया ना, वही आपको समझना है। इंग्लिश प्रॉपर देख लीजिए तो मैसिव ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट मैग्नीफाई लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम, कि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई गैलेक्सी या कॉशर है, एक्टिंग एज अ कॉस्मेटिक टेलीस्कोप, मेकिंग डिस्टेंस गैलेक्सी अपीयर ब्राइटर, दैट्स इट। फिर एक और स्पेस का है, सॉरी स्पेस का नहीं, साइंस का है, कंडक्टिव इंक। देखो नाम में ही अगेन इसको हम तोड़ देते हैं बीच से, हमें पता चल जाएगा। इंक का तो इंक होता है नॉर्मल, हमारी जो पेन में ये सब में यूज होती है। कंडक्टिव का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने थ्रू पास कर पाए, कंडक्टिव, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, हम बोलते हैं ना कंडक्ट है, तो कंडक्टिव। तो ये ऐसी इंक है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट्स इट। तो भाई इस इंक के अंदर हम किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर एंड कार्बन पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ड्रॉन डायरेक्टली ऑनटू द सरफेस, ठीक है? अब बोलोगे ऐसी इंक का काम क्या है भाई? है काम कि कोई सर्किट जैसा हो, वो हम इसको डायरेक्टली यूज बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स हम बना सकते हैं, जैसे कि फोल्डेबल स्क्रीन्स, कीबोर्ड, डिफ्रॉस्टर। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क्स में इसका यूज कर सकते हैं, एंड वेरिएबल डिवाइस सिग्नल्स, उन सब में हमारा यूज हो सकता है इसका। आप ना इसको इजीली कैसे समझोगे पता है कि ये कैसे काम कर रहा है? मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। एक बस यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख लेना, कोई भी शॉर्ट, XYZ, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और वैसे भी बस इतना याद रखना है, कंडक्टिव इंक क्या है? तो जो कंडक्ट करता है वो कंडक्टिव इंक है। इसके अंदर हम सिल्वर या फिर कार्बन का यूज करते हैं, दैट्स इट। और हमारे जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी आ रही है ना, इन सब के अंदर यही यूज होता है, इसलिए कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए, अभी हम हमारी बड़ी न्यूज को देखते हैं। अभी तो कोई साइंस का बचा हुआ नहीं है, सारे साइंस के हमारे हो गए हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इंटरपोल पब्लिशेस फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस टारगेटिंग क्रिमिनल असेट्स। ओके, ये हमने कल परसों ही देखा था। इंटरपोल 3-4 बार अभी अभी न्यूज में आ गया है, तो देख लेते हैं इंटरपोल क्या है। सबसे पहले तो इंटरपोल इससे पहले क्यों न्यूज में था पता है? कि हमने भारत पोल बना दिया था। भारत पोल में इंडिया क्या कर रहा है? हमारे सारे जो पुलिस एजेंसीज होती है उनको जोड़ रहा है विद इंटरपोल। अभी यहाँ पे इंटरपोल फिर से अलग से आया है। इंटरपोल का काम क्या है? तो इट इज इंटरनेशनल पुलिस। अगेन वर्ड को तोड़ दीजिए, इंटरनेशनल पुलिस 1923 में हमने बनाई थी। और कहाँ पे बनाई थी? तो भाई सेकंड क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसका हटाइए, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंडेट करता है कि आपको टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना है एक दूसरे के साथ और बातचीत करनी है। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था? तो 1949 में ज्वाइन किया था। और सीबीआई जो है वो इसकी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए एजेंसी है। हर 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 एक कंट्री की एक एजेंसी होती है जो कि इंटरपोल के साथ कनेक्टेड होती है। हमारी कौन सी कनेक्टेड है? तो सीबीआई कनेक्टेड है, दैट्स इट। अभी देखो, इंटरपोल हम बोलते हैं पुलिस पुलिस पुलिस, तो ये काम करेगा कैसे एक दूसरी कंट्री के साथ? ये कैसे रिश्ते काम करेंगे? समझ लीजिए कि मुझे कोई पर्सन, यहाँ से कोई पर्सन भाग चुका है और उसने बहुत ही बकवास काम किए हुए हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, और मुझे पता चलता है कि भाई वो अभी छुपा हुआ है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल ब्रिटेन के अंदर। तो मैं ब्रिटेन को एक कागजात दूंगा या फिर रिटन नोटिस दूंगा कि यार आपके यहाँ पे XYZ पर्सन है, उसको प्लीज मुझे भेज दीजिए वापस, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये क्रिमिनल है। वो जो मैंने उसको नोटिस दिया, जो उसको लेटर दिया, उस लेटर को क्या बोलेंगे? वी वुड से दैट रेड नोटिस। रेड नोटिस किसके लिए होता है? वांटेड पर्सन, कि भाई ये गुनहगार है और मुझे उसकी जरूरत है, मुझे भेज दीजिए भाई इसको। तो वैसे अलग अलग नोटिस होती हैं, टोटल 8 टाइप्स की नोटिस हैं। और दूसरी एक 9 टाइप की आती है इंटरपोल की,
यूएनएससी की स्पेशल नोटिस, कि स्पेशली कुछ भी काम है उसके लिए बनाई गई हो। तो टोटल 9 टाइप की है, 8+1, ठीक है, 8+1। अभी कैसी कैसी नोटिस निकलेगी? रेड नोटिस तो हमने देख लिया, राइट। फिर आपकी हो सकती है येलो नोटिस, कि कोई मिसिंग पर्सन है, उसकी आपने भाई नोटिस दे दी कि भाई ये XYZ पर्सन मिसिंग है, प्लीज कुछ पता चले तो बताना। फिर ब्लू नोटिस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी को आपको चाहिए। फिर ब्लैक नोटिस, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली हुई है तो आप इंटरपोल में बता सकते हैं, अगर बताना हो तो, कि भाई ये बॉडी मिली है, कि किसी का कुछ हो तो बता दीजिए प्लीज। फिर ग्रीन नोटिस होती है कोई वार्निंग या फिर इंटेलिजेंस के लिए, कि या तो आपको किसी को वार्निंग देनी है या फिर इंटेलिजेंस गैदर करना है, तो उसके लिए बना सकते हो। ऑरेंज होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए, ऑरेंज अलर्ट वैसे भी वैसा ही होता है। फिर पर्पल होता है मॉडस ऑपरेंडी के लिए। अभी मॉडस ऑपरेंडी से पता नहीं चलता है, मॉडस ऑपरेंडी वर्ड को देखिए तो इट इज मोड ऑफ ऑपरेशन, या फिर मोड वे ऑफ ऑपरेशन, कि किस वे में ये कोई काम करता है। मतलब कि कोई टेररिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या फिर टेररिस्ट फर्म है, हम उसके काम करने का तरीका जानते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता है, कि जैसे वो चलता कैसे है, या फिर जो उसकी फर्म होती है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करती है, उन इन शॉर्ट उनके ऑपरेशन क्या है वो जानना, उसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी। कि मैं बोलूंगा ब्रिटेन को कि यार ये बंदा मेरे यहाँ से भाग गया है या फिर नहीं भागा है, व्हाटएवर इट इज, मुझे इसकी मॉडस ऑपरेंडी बता दीजिए, ताकि मुझे उसको कैच करना हो तो मैं सोच पाऊं कि ये क्या काम कर सकता है और क्या क्या ये कर चुका है। इट इज मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है। फिर सिल्वर नोटिस होती है उसके एसेट जो भी है उसको सीज कर देना। और एक लास्ट नोटिस होती है यूएनएससी की स्पेशल नोटिस, जिसमें कुछ भी हो सकता है, एंटिटीज इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस, की उसमें भी सैंक्शंस लगा देते हैं कि ये पर्सन के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट कैसे भी सैंक्शन लगाए वो इनकी मर्जी है। अभी आपको याद कौन सी रखनी है, कौन सी पूछी जा सकती है, पॉसिबल कौन कौन सी है? तो भाई एक तो ये मॉडस ऑपरेंडी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्पल नोटिस में होता है मॉडस ऑपरेंडी। फिर ये रेड नोटिस याद रखनी है, रेड याद भी रह जाएगी इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ब्लैक याद रखनी है, ठीक है, 1 2 3। सिल्वर ऑफ कोर्स सिल्वर याद रखनी है क्योंकि सिल्वर तो न्यूज में भी है। बस इतना काफी हो जाएगा मेरे ख्याल से, पर्पल, सिल्वर, रेड एंड ब्लैक। बाकी ये येलो, मिसिंग पर्सन, वार्निंग, ये सब पपलू पपलू है, इसको आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं आप। बाकी भाई नसीब खराब हुए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए सिल्वर नोटिस की यहाँ पे बात की गई है, तो वो इंटरपोल की न्यूएस्ट नोटिस है। ये किसी भी के एसेट्स जो है उसको सीज करने की, उसकी प्रॉपर्टीज उसको बंद करने की बात करता है। ये रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी एसेट्स को पर्सन की क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हो, जैसे कि फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंट क्राइम एक्सेट्रा। नोटिस भाई कैसे रिक्वेस्ट हो सकती है, तो भाई इंटरपोल को नेशनल सेंटर ब्यूरो होगा वो नोटिस प्रोवाइड करेगा। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा वो नोटिस प्रोवाइड करेगा। या फिर यूनाइटेड नेशंस खुद उन्हें बताएगा कि भाई सैंक्शन लगा दीजिए, जो यूएनएससी की अपनी अलग से है ना उसको, ठीक है। फिर भी पॉवर्टी रिलेटेड डेटा आया हुआ है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह पे आपको काम आएगा, इवन प्रिलिम्स में भी आ सकता है, बहुत सारी जगह पे काम आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या है पूछा गया क्या क्या पूछा गया, क्या क्या बात हुई है। सबसे पहले इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 5% से भी कम हो चुका है, वो न्यूज में है कि हाँ भाई हुआ है। और ये किसकी रिपोर्ट है, तो भाई एसबीआई की रिपोर्ट है, डू रिमेम्बर। और भाई ये जो एस्टिमेट्स है ये हमने किस कमेटी की बेसिस पे लिए हुए हैं, तो सुरेश तेंदुलकर की बेसिस पे लिए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी की बात करते हैं, तो उसके रिलेटेड 3 कमेटी इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। हम डेटा में, रिपोर्ट में बाद में आएंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं जो हमारा मेन है। 3 कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक है लाकड़ावाला कमेटी या फिर लकड़ावाला, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, फिर तेंदुलकर कमेटी और फिर रंगराजन कमेटी। 1993 में बनी थी लाकड़ावाला, फिर 2009 में, फिर 2014 में। याद कैसे रखना है भाई, तो भाई सबसे पहले तो हमारी लकड़ी आती है, ठीक है, उस लकड़ी से हम बैट बनाते हैं, बैट बन गया तो फिर अपना क्या बन जाएगा, तेंदुलकर बन जाएगा। और जब तेंदुलकर बनेगा तो ही क्रिकेट देखने में रंग आएगा या फिर रंग लगेगा। तो भाई लकड़ी से तेंदुलकर बना, तेंदुलकर ने रंग ला दिया। ऐसे मैंने याद रखा है, ठीक है, ये इजी है मेरे लिए याद रखना, तो इजी हो जाएगा कि भाई पहले बैट, फिर तेंदुलकर और फिर रंग आ गया। इन शॉर्ट इससे आपको ना तीनों कमेटी याद रहेगी। लाकड़ा वाला ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि कैलोरी इंटेक कितना है उसको हम देखेंगे, मतलब बंदा कितनी कैलोरी दिन की ले रहा है,
उसके ऊपर से हम एस्टिमेट लगाएंगे कि पॉवर्टी कितनी है। फिर तेंदुलकर जी ने क्या किया, उन्हें बोला भाई कैलोरी इंटेक तो बहुत बकवास बात है, हम ना एक यूनिफॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर से देखें पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर से देखेंगे कि कौन पुअर है या फिर कौन पुअर नहीं है। रंगराजन ने इसी को अडॉप्ट किया बट थोड़ा सा चेंजेस किया कि इसमें भी स्टेट स्पेसिफिक एस्टिमेट बता दिए और रूरल और अर्बन के भी दोनों अलग अलग बता दिए। ओके, गॉट इट। तो देखो, लकड़ी ने सबसे पहले कैलोरी बताई थी, ठीक है, तेंदुलकर ने यूनिफॉर्म में लाइन बता दी, ठीक है, लाइन बास्केट बता दी, और रंगराजन ने इसको सेपरेट कर दिया। ओके, ये यार बुरा लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं ये याद रखने के लिए कराता हूँ, तो डू नॉट ऑफेंड। अभी इन तीनों ने ये जो कमिटीज थी, तीनों कमिटी ने कुछ कुछ डेटास भी दिए हुए हैं प्राइसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये लाकड़ा वाला कमिटी है, ये अलग लाकवाड़ा दोनों बोल सकते हैं आप, ये पूरा नाम है उनका। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई रूरल एरिया के लिए आपकी जो प्राइसिंग है रुपीज 650 होनी चाहिए और अर्बन एरिया के लिए 930 होनी चाहिए। फिर तेंदुलकर जी ने इसको बढ़ा के 816 और 1000 तक पहुंचा दिया। देखो तेंदुलकर है तो वही 1000 हो गए, सेंचुरी जैसा। और रंगराजन ने इसको अगेन बढ़ा दिया, 972 से लेकर 1400 तक कर दिया। अभी हमने जो डेटा अडॉप्ट किया हुआ है यहाँ पे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, वो कौन सा किया है, तो भाई सुरेश तेंदुलकर की जो रिपोर्ट थी, ये वाली रिपोर्ट, उसका डेटा लिया हुआ है। देखो बहुत अच्छी बात है, पॉवर्टी कम हो गई, ये वो, बट इसमें जो डेटा यूज हुआ ना, उसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है, 2009 वाला डेटा हम 2024 में यूज कर रहे हैं, 15 साल हो चुके हैं, और इस 15 साल के बेसिस में आप इन्फ्लेशन भी देखोगे तो कितना बढ़ गया होगा, और उस डेटा के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि पॉवर्टी है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट फिर भी अभी के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, जो दिया है उसी को याद रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो डेटा अच्छा है, क्या बताया गया है कि 2012 में जो 25% थी हमारी, वो घटकर वो घटकर हमारी आ गई है 4.86% तक। ये रूरल पॉवर्टी की बात चल रही है। और अर्बन पॉवर्टी देखें तो वो 13% थी और वो घटकर 4% आ गई है, ठीक है। तो दोनों बिलो 5% है, डू रिमेम्बर इट, ठीक है। अपना कोई भी आपको आंसर लिखना होगा, उन हर जगह पे आपको ये कहीं ना कहीं तो काम आ सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पॉवर्टी है ना, ये पॉवर्टी ऐसा कोई ही साल होता है जहाँ पे उसका क्वेश्चन ना आया हो, हर साल एक तरीके से दूसरे तरीके से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, तो भाई मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये जो बास्केट हमने यहाँ पे बताया था ना जी, पॉवर्टी लाइन बास्केट जो तेंदुलकर जी ने बताया था, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें होती है, भाई ये आटा हो गया, ये गेहूं हो गया, ये चावल, ये मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती है, उन सबको यहाँ पे रखा जाता है। तो पॉवर्टी लाइन वही है कि भाई आपकी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर इससे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहा है तो ठीक है। ओके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, तो हम आयुष्मान भारत योजना लेके आए हैं, फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, फिर मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, कौशल विकास योजना, देयर आर सो मैनी, ठीक है। आपको जो भी याद हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, आप ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये डेटा अभी से याद रखोगे, ठीक है। मेन आपको याद कौन सा रखना है, सारे रखना छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन मैंने आज आपको लिखने को दिया है और ऐसा पूछा भी जाता है, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है और 10 मार्कर था। फिर नीचे आ जाइए, छोटा सा है ये तो, कि नेशनल रिवर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम हमने लॉन्च कर दिया है। देखो नाम में ही क्या है इसका, ट्रैफिक नेविगेशन, पर कहाँ पे, रिवर पे ट्रैफिक नेविगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर काम आएगा मेरे, इनलैंड रिवर वाटरवेज। तो फिर डेवलप भी किसने किया होगा, वाटरवेज अथॉरिटी, कि भाई इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको लॉन्च किया हुआ है। ये 2023 में सेटअप हुआ था। इसका काम ही क्या है, तो इनलैंड वाटरवेज को इंडिया में प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना। बाकी हटाइए कि भाई 9 रीजनल सेंटर्स है, एक्सीलेंस हटाइए, मुझे जरूरत नहीं है। रिवर इन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम भी आई हुई है, ठीक है ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो उसके आजू बाजू की जो कम्युनिटीज है ना, उसकी हम सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेड, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा हम प्रोवाइड करें, उनका लिवलीहुड थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 111 वाटरवेज है। डिक्लेयर कौन करता है वाटरवेज को, नेशनल वाटरवे अथॉरिटी अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। वही नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया प्रयागराज गंगा ब्रह्मपुत्र भागीरथी हुगली नदी के ऊपर आता है। फिर नेशनल वाटरवे 2 दुबरी सादिया रिवर के ऊपर ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे आता है। फिर
ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, जैसे कि हमने ये 1 देख लिया, ठीक है, 2 भी देख लिया। फिर 111 देख लीजिए, तो ये जुआरी में आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है जुआरी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जुआरी रिवर ब्रिज बनाता है मुरुगा पोर्ट के यहाँ पे। और बाकी देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप खुद देख लेना, ये इसमें मुझे समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो मैं समझाने इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। ये सब रट्टाबाजी वाली चीज है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर क्या यूपीएससी पूछ सकता है? यस, कभी भी पूछ सकता है, सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आप लार्जेस्ट याद रखिए, ठीक है, फिर एक आप स्मॉलेस्ट याद रखिए, फिर एक आप फर्स्ट याद रखिए, और लास्ट याद रखिए। दैट्स इट। इसके ऊपर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। कोई अलग से आपको कोई फीचर है और वो ध्यान जाता है तो रख लेना, बाकी मेरे ख्याल से इतना याद रखना काफी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनलैंड वाटरवेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। दूसरा क्या क्या भाई इसका फायदा है, तो हमारे यहाँ पे 14,500 जितना किलोमीटर जितना नेविगेबल वाटरवेज है, तो ये काम आ सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज हो जाएगी। लैंड जो एक्विएशन बढ़ता जा रहा है उसको हम कर पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड को हम ज्यादा बढ़ा पाएंगे, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश में हम नेशनल वाटरवे 1 और 2 का यूज कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, और जो ओके ओके कोस्टल डेवलपमेंट में भी हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। की चैलेंजेस क्या क्या है, इन अपस्ट्रीम विड्रॉल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन meandering एंड ब्रेंडिंग alluvial रिवर्स एंड ड्रेजिंग नीडेड। हटाइए, कुछ नहीं है, चलो। इन शॉर्ट वही बोला है कि भाई रिवर अपना कोर्स बदलती है और meandering ब्रांडिंग करती रहती है ना, तो उससे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, बस। इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स, इंडियन वेसल एक्ट 2021, जलवाहक स्कीम एंड रिवर क्रूज टूरिज्म। सबसे पहले जो अभी अभी क्रूज बहुत फेमस हो रहा है ना, वो वाराणसी का क्रूज है, कि यहाँ पे आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिल रही है चीजें। फिर वन गोवा का भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अपना काम का चीज। फिर भाई वाइल्ड फायर ब्लेजेस अक्रॉस द लॉस एंजलिस। यस, हमने ये जो आंसर बात कर रहे थे वहां पे मैंने बताया कि भाई इंट्रो में ये यूज हो सकता है, इनडायरेक्टली यूज होता सकता है। देखो जब भी जो जर्नल पब्लिश हुआ ना, वहां पे रिपोर्ट आई कि पिछले 20 साल में जो भी कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स लगी है, 10 सबसे बड़ी वो पिछले 20 साल में ही है। तो ये पता चलता है कि भाई वाइल्ड फायर्स की जो इंटेंसिटी है और ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहे हैं। वाइल्ड सावर वाइल्ड फायर्स है वो पिछले सालों में बहुत इंटेंस हो गई है। ये हमें उसका एग्जांपल क्या है, तो क्लाइमेट चेंज रीजन है उसका मेन। रीजंस क्या क्या है वाइल्ड फायर्स के, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, कि जितनी भी वाइल्ड फायर्स लग रही है उसमें से 85% जितना रीजन क्या है, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है ये। और ये कौन बोल रहा है, तो यूएस फॉरेस्ट सर्विसेज की बोल रही है। फिर ड्राई विंटर्स भी है। अक्टूबर के महीने में जो साउदर्न कैलिफोर्नियाज है वहां पे एकदम नेग्लिजिबल रेन देखने को मिलता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर सेंटा एना विंड्स है, जो कि अक्टूबर और जुलाई के महीने में बहती है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से बिटवीन द रॉकीज माउंटेन एंड सियरा निवाडा इन यूएसए एंड कैलिफोर्नियन कोस्ट। ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, पीछे से हम देख लेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी देखने को मिल रही है। ओके ओके, तो मेजर 4 रीजन बताए हैं, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ड्राई विंटर्स, विंड पैटर्न्स एंड क्लाइमेट चेंज। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वाइल्ड फायर के, पॉल्यूटेंट्स डेफिनेटली आएंगे एयर के अंदर, राइट। जो उनका धुआं निकलेगा उसमें भाई PM2.5, PM10, NO2, ओजोन, फिर हाइड्रोकार्बन्स, बहुत कुछ होंगे। फिर इंटेंसिफाई करेंगे ये क्लाइमेट चेंज को, यस, और क्लाइमेट चेंज होगा ना, क्योंकि ये सब क्या है, ये GHG इमिशन करते हैं। ये मतलब इमिशन क्या करते हैं, ये जी ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हीट को और कैप्चर करेंगे, हीट को और कैप्चर करेंगे तो और क्लाइमेट चेंज होगा, सिंपल है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और या फिर इकोनॉमिक जो अपना पोटेंशियल है वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि आप सोचिए 10,000 जितने घर जो हैं वो जल के खाक हो चुके हैं, इतनी वाइल्ड फायर डेंजरस लगी। आप एक बार वीडियो फोटोज देखना, आपको पता चलेगा। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है डेफिनेटली, जो बायोम है वो पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा, सॉइल इरोजन को बढ़ा देगा, सॉइल बायोम आपका इफेक्ट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो रहा है डेफिनेटली, शुरू उधर से हो रहा है, तो जंगल भी आपका खत्म हो रहा है, और वो खत्म हो रहा है उसका मतलब क्या है, तो आपकी ग्रीन GDP जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये जो पेड़ होते हैं वो क्या काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्टर का काम करते हैं। अभी ये कार्बन सिक्वेस्टर का काम नहीं करेंगे तो किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जो आपका नेट जीरो का टारगेट है वो अफेक्ट हो सकता है। ओके, फिर ऑक्सीजन तो डेफिनेटली आपकी थोड़ी बहुत वहां पर होगी ही होगी, और इसके थ्रू जो आपकी रेनफॉल पैटर्न है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो होलिस्टिक वे में आपको चलना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये जो सेंटा एना विंड्स है ना, वो क्या बोल रहा है। तो रॉकी माउंटेन सियरा नेवाडा से, यहाँ पे आप फोटो देखोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। ये देखो,
ये यहाँ पे पड़ती है आपकी रॉकीज माउंटेन, यहाँ पे पड़ती है आपका छोटा सा सिएरा नेवाडा, और यहाँ से लेकर के कनाडा की कैलिफोर्निया का जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे ये लोग जाते हैं। तो ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये सेंटा एना, ये देखो सेंटा एना, यहाँ पे ये नीचे जा रहा हुआ दिख रहा है आपको कैलिफोर्नियन कोस्ट की ओर। तो यहाँ पे ना हाई प्रेशर होता है, सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और हवा हमेशा कैसे जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, इसलिए ये हमें ऐसी जाती हुई दिखती है। ये कौन सी विंड है, तो ये ठंडी विंड है, ओके, मतलब ड्राई विंड है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो मैंने दूसरी भी बहुत सारे विंड्स के एग्जांपल डाले हुए हैं, ये सब लोकल विंड्स है। लोकल विंड्स के एग्जांपल जितने भी रेड में मार्क है ना, मतलब ये देखो ये जो रेड है, फोयन, बर्ग, सिरोको, सिमन, सिनुम, चिनूक, ये सारे के सारे क्या है हमारे, तो ये वार्म करंट है। वार्म करंट क्या यार, वार्म विंड है, ठीक है। और जितने भी ब्लू है आपकी, बुरान, पुरगा, पुरगा, ब्लिजर्ड, पपायो, नॉर्दर्न या फिर पंपोएरो, ये सारी की सारी आपकी कोल्ड है, ठीक है। ये सारी के सारे आपके कोल्ड विंड है। यहाँ पे आपको मैं हल्का सा मार करके भी देता हूँ कि इन फ्यूचर आपको अगर पढ़ना हो तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो देख लेना, ये सारे के सारे विंड्स इंपॉर्टेंट है, और ये जियो का हमारा पार्ट है, ये जियो में ही आता है, मैंने उसी के जगह से आपको उठा के दिया हुआ है। धीरे धीरे याद रख लीजिए, याद हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम फिर से अपनी न्यूज में। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके, अगेन हम पीछे चलते हैं, वहां से ही देखेंगे, इजी पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं CAR के ऊपर, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। इसको दूसरा बोला जाता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ओके। इसमें हम क्या देखते हैं, अपना टीयर 1 कैपिटल देखते हैं। टीयर 1 कैपिटल मतलब जो एकदम मजबूत है, और फिर इसके साथ हम टीयर 2 कैपिटल भी देखते हैं, और कई बार AT1 भी देखते हैं, एडिशनल टीयर 1 भी देखते हैं। टोटल जितने भी टीयर हैं उसको ले लीजिए, और उसके नीचे डाल दीजिए आपके रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट मतलब क्या होता है सब, और यार ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक की, ठीक है। बैंक ने किसी को भी लोन दी हुई है, और वो बंदा लोन चुका नहीं पाएगा, ऐसा हमें डाउट है, या फिर वो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा है, तो जो वो हमारा एसेट है, वो एसेट रिस्क में है, राइट। तो ऐसे सारे एसेट्स की हमें लिस्ट बनाते हैं। समझ लीजिए कि मैंने 1000 रुपए की लोन दी बांटी हुई थी, या फिर ऐसे जो भी था एसेट मेरे, उसमें से मुझे पता चलता है यार 500 रुपए तो मेरे आने वाले से रिस्क लग रहा है, ठीक है। तो हमारा रिस्क वेटेड एसेट जो है वो 500 रुपए हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि यार ये 500 रुपए हो गया, मेरे पास कैपेसिटी क्या है, क्या ये 500 रुपए को भरपाई करने की, तो मेरे अपना कैपिटल देखूंगा कि टीयर 1 कैपिटल में मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। मुझे पता चलता है कि भाई इसमें तो मेरे पास 700 रुपए पड़े हुए हैं। ये रुपए ही नहीं होंगे, ये शेयर, बॉन्ड, स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है। तो 700 पड़े हुए हैं, गोल्ड वोल्ड। फिर टीयर 2 में देखता हूँ, वो देखता हूँ कि भाई यहाँ पे 300 पड़े हुए हैं। तो टोटल मेरे पास भी 1000 रुपए पड़े हुए हैं। तो ये 1000 डिवाइड बाय मैं 500 करता हूँ, तो मेरा टोटल कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो मेरा कैपेसिटी क्या हो जाएगा, CAR कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हमने बहुत ही हाइपोथेटिकल नंबर लिए हुए हैं, बट नंबर बहुत अलग अलग होते हैं, ये आपको हमें काम आएगा। तो CAR क्या है, तो आपने रिस्क वर्सेस एसेट होता है, उसके सामने आपके कितने टीयर 1 कैपिटल या फिर टोटल कैपिटल पड़े हुए हैं, टीयर 1 2, उसको बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये बैंक के बारे में ही हम देख लें। दूसरा होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, अगेन सब बैंक के ही हम देख रहे हैं। अभी समझ लीजिए किसी बैंक ने, लास्ट हमारा दिसंबर मंथ था, राइट। तो दिसंबर मंथ में टोटल जितना भी पैसा आता जाता है ना, हमने देखा कि भाई पिछले दिसंबर महीने में हमारे बैंक से 1000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं, और सामने हमारे विड्रॉ हुए हैं 500 रुपए, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम ये डेटा निकालेंगे कि अच्छा पिछले 30 दिन में 500 रुपए विड्रॉ हुए हैं, तो हमें अगले 30 दिन के लिए कम से कम कितना अपना पास रिजर्व रखना चाहिए, रेशियो साइड में रखना चाहिए। तो भाई 500 रुपए का तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 30 दिन में 500 रुपए उठे थे, तो चांसेस है ना कि अगले 30 दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में भी 500 रुपए उठ सकते हैं, विड्रॉ हो सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, क्योंकि ये रोज उठना, पैसा आना, पैसा जाना, ये क्या होता है, ये लिक्विडिटी होता है। तो इस लिक्विडिटी को कवरेज करके रखना है। और ये कितने दिन का होता है, तो नेट कैश आउटफ्लो जितना भी आपका हो ना, उसको आपको कवर करके रखना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारा 500 रुपए था, तो 500 रुपए पर 30 दिन का डेटा को। फिर एक और होता है हमारा लेवरेज रेशियो, डू नॉट मिक्स विथ CAR, ठीक है। लेवरेज रेशियो अलग है। इसमें हम क्या देखते हैं, तो अपना टोटल एसेट,
जितना भी टोटल एसेट पड़ा हुआ होगा, टीयर 1, टीयर 2, या फिर कोई घर में पैसा पड़ा, मतलब बैंक की बात चल रही है, बैंक के पास जो भी पैसा पड़ा हुआ उस सारे के सारे एसेट को देख लेना और उसमें फिर टीयर 1 एसेट्स को देखना। ये होता है हमारा लेवरेज रेशियो, ठीक है। अभी किसी का ये बहुत ही अच्छा है, उसका मतलब क्या है कि बैंक की जो पोजीशन है ना वो स्ट्रांग है, कि बंदा सिर्फ एक अपना टीयर निकालेगा ना, उस एक टीयर से ही सब कुछ ले लेगा, ठीक है। बैंक का यही होता है कि उसका जो टीयर 1 होना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फिर टीयर 2 है वो उससे थोड़ा वीक होगा तो चलेगा, बट अगेन स्ट्रांग होना तो मैंडेटरी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टीयर 1 के एक एडिशन में भी एक रिजर्व निकालते हैं या फिर एक टीयर निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिशनल टीयर 1, ठीक है। एडिशनल टीयर 1 की टीयर 1 तो है, उसके साथ मेरा ये एक्स्ट्रा टीयर 1 है, और ये भी अगर खत्म हो जाएगा ना तब टीयर 2 पे हम जाएंगे, ओके। और दोनों में डिफरेंस क्या रहता है टीयर 1 और टीयर 2 में, तो जो टीयर 1 का होगा वो ज्यादा वैल्यू वाला होगा, ठीक है, ज्यादा क्वालिटी वाला होगा और ज्यादा क्वांटिटी भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा इसमें। टीयर 2 उसके कंपेयर में थोड़ा सा वीक रहेगा, थोड़ी क्वालिटी वीक रहेगी, ये वो उसका मतलब टीयर 1 जितना अच्छा उतना बैंक अच्छा, ठीक है। हमने 3 टाइप के देख लिए। अभी एक और होता है इंटरेस्ट रेशियो। इंटरेस्ट रेशियो में यहाँ पे आगे हमें बताया हुआ है, क्या बोलते हैं कि अगर बैंक ने कोई भी लोन लिया हुआ है, बैंक ने लिया हुआ है, डू रिमेम्बर, ठीक है, उसका कोई भी डेट है, कोई भी डेट पड़ा हुआ है और उसका उसको इंटरेस्ट तो चुकाना होता है, राइट। तो उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है, इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हम कैसे निकालेंगे, तो भाई कंपनी का पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, ठीक है, कि भाई कंपनी ने समझ लीजिए कि 100 रुपए कमाए थे, ये उसका प्रॉफिट है, इसमें हमने टैक्स और इंटरेस्ट को नहीं काउंट किया है, सिर्फ प्रॉफिट काउंट किया है, और फिर डिवाइड करेंगे इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस के, फिर हम देखेंगे कि हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो भाई 2 रुपए पे करना है। अभी हमारा जो भी निकलता है कि ये 50, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि भाई बैंक के पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो बैंक को जो भी इंटरेस्ट चुकाना है उसके रिलेटेड जो पैसा अलग से निकाला हुआ है, इट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर बैंक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही हाई है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बैंक है वो गुड है, जबकि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो पड़ा हुआ है, उसका मतलब है बैंक के पास रिस्क बहुत ज्यादा है और ये कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, हायर रिस्क ऑफ कंपनीज बैंकरप्सी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, डन है। चलिए फिर हमारा क्या बाकी रह जाता है भाई, यहाँ पे बड़ी तो सारी न्यूज हो गई है, फिर है सबमरीन वर्कशीर। तो भाई हमारा प्रोजेक्ट 75 था, ठीक है, इसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएंगे, फ्रेंच फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, ओके। अभी ये 6 में कौन कौन सी हमारी आती है, तो कलवरी क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, हटाइए ये सब, आपको याद नहीं रहेगा तो चलेगा, बट रह जाता है, एक्सीलेंट बात है, कलवरी क्लास। कलवरी क्लास क्यों है तो ये स्कॉर्पियन क्लास ही, बट कलवरी क्लास क्यों नाम है इसका, तो हम उसकी पहली जो सबमरीन बनी थी उसका नाम कलवरी था। क्या क्या है भाई, 6 का नाम, कभी कलवरी, खंडेरी और करंज, वेला, वगीर एंड वक्शीर। तो भाई एक तो K3 प्लस V3, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्शीर। आई वुड से वक्शीर नहीं वागशीर होना चाहिए, बट ठीक है जो भी हो। न्यूज में क्यों था, तो भाई रिसेंटली मजगांव डॉक ने इसको हमारी नेवी को प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। फिर भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। लास्ट 2 ही बाकी हमारी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि जो वर्ल्ड का हमारा वेदर क्या, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी ग्रो करने वाली है 2.8% के थ्रू ग्रो करने वाली है, और 2026 में ये 2.9% से ग्रो करेगी, जबकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाली है, सबसे अच्छी ग्रो करेगी 6.6% जितना। ये क्यों होगा, तो हमारी मार्केट अच्छी है, हमारा लेबर फोर्स अच्छा है, एसेट्रा एसेट्रा। किसने ये रिपोर्ट निकाली हुई है, तो ये रिपोर्ट यूएन ने पब्लिश की है, उसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025। आपको अपने आंसर में इसको यूज करना है, कहीं पे भी फिट होता हो उसमें, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन बनाता है, तो यूएन डीसा बनाता है और यूएन सीटैट बनाता है। डीसा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, एंड सीटैट मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अदर इसमें यूएन की रीजनल कमीशंस भी होते हैं, बट इग्नोर करना है। इन शॉर्ट यूएन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, इंडिया की ग्रोथ 6.6% के आसपास बताई गई है। फिर वही राखीगढ़ी न्यूज में था कि आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है स्टेडियम विथ प्रिसाइज इंजीनियरिंग एंड मार्केट प्लेस
फ्रॉम मैच्योर हड़प्पन फेज एट राखीगढ़ी। इन शॉर्ट स्टेडियम मिला है और मार्केट प्लेस मिली है, दैट्स इट। ये स्टेडियम में यहाँ पे सिटिंग अरेना भी था ताकि आप कोई भी स्पोर्ट चल रहा है उसको देख पाओ। ओके, राखीगढ़ी, ये देखो याद रख लेना, राखीगढ़ी ना हड़प्पन साइड से मिलने वाली सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और अगर ओल्डेस्ट बोला जाता है तो कौन सी है, तो बीराना है हरियाणा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है। लार्जेस्ट बोला जाए तो वो राखीगढ़ी है आपकी, ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट बोला जाए तो हमारी बीराना है हरियाणा। ये जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर घग्गर और हरका रिवर में है, यहाँ पे पड़ता है। ये जो बीराना है ना, ये भी यहाँ पे ही पड़ता है, ठीक है। 3 लेयर से यहाँ पे अर्ली, मैच्योर एंड लेट फेजेस में हमें देखने को मिलती है ये सिटी डेवलप हुई हुई। और यहाँ पे है, ये ओनली ऐसी जगह है, वेल नोन साइट एज विच yielded ओनली डीएनए एविडेंस फ्रॉम हड़प्पन एरा, कि ओनली यहाँ पे ही डीएनए मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे, और तो कुछ न्यूज नहीं रह गई है। ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बाकी अभी तो हमारा वीडियो डायरेक्ट आएगा मंडे को, तो तभी मिलते हैं, और तब तक ये लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना जरूर। जय हिंद।